नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट लर्नर्स की एक फ्रेश क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा, अर्थ और प्रकार के बारे में। आज हम इन्हीं प्रकारों के बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या इनके प्रकार हैं, क्या इनकी सीमाएं हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं। अर्थात रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ब्रांच प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि हमने जाना, अभिक्रमित अनुदेशन के दो प्रकार होते हैं। एक है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माता हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर हैं। कौन है दोस्तों? बीएफ स्किनर। आइए आगे जानते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी को प्रत्येक पद फ्रेम को पढ़ना पड़ता है। अर्थात कि विद्यार्थी को कैसे इसमें आगे बढ़ता है, फ्रेम बाय फ्रेम बढ़ता है, प्रत्येक पद को पढ़ते हुए बढ़ता है। और इस प्रकार वह धीरे धीरे अपेक्षित व्यवहार अर्जित कर लेता है, यानी कि जो चीज़ें उसे सीखनी है वो धीरे धीरे सीख लेता है। एक पद को सीखने के बाद ही विद्यार्थी अगले पद को सीखता है। एक पद सीखने के बाद ही विद्यार्थी क्या करता है? अगले पद को सीखता है। प्राथमिक कक्षाओं में वर्णमाला सीखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जहां बालक ए फॉर एप्पल सीखने के बाद ही बी फॉर बॉल सीखता है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? प्राइमरी की जो क्लासेस होती हैं छोटे बच्चों की, वहाँ पे इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। बहुत ही प्रभावशाली रूप से जो है बच्चों को सिखाया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में, जहाँ पे पहले ए फॉर एप्पल बताया जाता है, उसके बाद ही उसको बी फॉर बॉल बताया जाता है। तो इस प्रकार ए फॉर एप्पल उसका पहला फ्रेम हो गया, बी फॉर बॉल उसका दूसरा फ्रेम माना जा सकता है। इसी प्रकार गिनती को सीखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। छोटे बच्चों को गिनती सिखानी है तो भी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार दिखाने में इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए जानते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं के बारे में। क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो पहला पॉइंट, यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है। कहने का मतलब कि ये है कि ये जो पद्धति है मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला पॉइंट है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण संभव है। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा में प्रत्येक बालक एक समान नहीं होता है। संसार में भी प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कक्षा की करेंगे। तो कक्षा में प्रत्येक बालक एक समान नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का जो बुद्धि स्तर होता है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, एकदम अलग अलग होती है। इसी आधार को मानते हुए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बनाया गया है, जिससे कि शिक्षण काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है इस स्तर पर। आगे बढ़ते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में बालक क्रियाशील होकर सीखता है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें बालक कैसे सीखता है? काफ़ी क्रियाशील, एक्टिव होकर के सीखता है। इसमें यह माना जाता है कि बालक कम त्रुटियों से सीखता है, यानी कि यह पद्धति इस विश्वास पर निर्भर है कि ये मानती है कि बालक जो है जितनी कम गलतियां करेगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। यदि बालक अधिक त्रुटि करेगा तो वह सीख नहीं पाएगा। आइए आगे जानते हैं। इसमें पाठ्यवस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए विद्यार्थी को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है। जो सिलेबस होता है, जो भी चीज़ें पढ़नी है ना, बुक में या कोई और चीज़ें, तो उसमें जो है पाठ्यवस्तु को जल्दी याद हो जाए बच्चों को, उसलिए उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें छात्र सीखने की स्वगति से अधिक सीखता है। सीखने की जो स्वगति होती है, यानी कि सेल्फ लर्निंग जो स्पीड होती है ना, उसमें बालक जो है जल्दी सीखता है, तेजी से सीखता है, यानी कि स्वगति, अपनी गति से सीखता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं। इसमें बालक सक्रिय रहे तो उसका अधिगम प्रभावी रूप से होता है। ये एक ऐसी पद्धति है, इसमें अगर बालक जो है सक्रिय होकर के सीखता है ना, ध्यान लगा के सीखता है, तो वो अधिक प्रभावी रूप से सीख सकता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अनुक्रिया उत्पन्न होते ही यदि उसको सही बात कर
फीडबैक दे दिया जाए तो अधिक स्थायी होता है। अगर जैसे कोई बालक रिस्पॉन्स ले रहा है, कोई मतलब आंसर दे रहा है किसी प्रश्न का, और उसको फीडबैक दे दिया जाए कि शाबाश बेटा, आपका जो है आंसर बिल्कुल सही है, तो वो अधिगम जो है उसके दिमाग में बैठ जाएगा, यानी कि अधिक अस्थायी हो जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक वो बात को भूलेगा नहीं। आइए अब जानते हैं रेखीय अनुक्रमित अधिगम की सीमाओं के बारे में। तो पहला पॉइंट है, इस विधि में त्रुटि होने पर फ्रेम को पुनः पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, जैसे कई सारे फ्रेम होते हैं आपके F1, F2, F3, है ना, तो अगर आपको F3 पे जाना है तो सबको जो है पढ़ते हुए ही जाना पड़ेगा, हर एक फ्रेम को। अगर आप कोई गलती करते हो, मान लो फ्रेम 2 पे आप मिस्टेक कर देते हो, तो इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली F3 पे चले जाओगे, है ना। तो वही बात कही जा रही है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहे उसे बीच की बातें आती हैं तो भी उसे फ्रेम को पढ़ना पड़ता है। अब जैसे कि कोई बच्चा है, हम उसको 1 से लेकर 10 तक की गिनती सिखानी है हमको, है ना, तो अगर उसको बीच की कुछ संख्याएं आ रही हैं, 1 2 3 आ रहा है, तो भी उसको 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, उसको डायरेक्टली आगे से नहीं सिखाते हैं। अतः इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रखा जाता है। अब देखिए, जैसे कि किसी बालक को कोई चीज़ें आ रही हैं और कोई चीज़ किसी बालक को नहीं आती हैं, तो लेकिन सबको एक समान, सबको फ्रेम 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, सबको एक जैसे ही पढ़ना पड़ेगा, फ्रेम बाय फ्रेम पढ़ना पड़ेगा, कोई भी फ्रेम स्किप नहीं करना है। इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी छोटे छोटे पदों को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक है, जिनको चीज़ें याद है, लर्निंग उनकी हो चुकी है कुछ चीज़ों की, तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अब भाई उसने सीख लिया है, 1 2 3 सीख लिया है, तो क्यों वो उसको दोबारा उसको सीखने का प्रयास करेगा, क्यों उसको पढ़ने का प्रयास करेगा, वो आगे से पढ़ना चाहेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि यह पद उनके लिए बहुत ही सरल सिद्ध होते हैं। ये आगे जानते हैं। इस अनुदेशन से सृजनात्मक तथा उच्च तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित नहीं की जा सकती है। ये जो होता है छोटी कक्षाओं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, छोटी छोटी चीज़ें सिखाने के लिए उपयोगी होता है। अगर इससे तार्किक चीज़ें सिखानी है ना, उच्च चिंतन की चीज़ें सिखानी है, जैसे मैथ, रीजनिंग आदि सिखानी है, तो जो है ये विधि जो है उतनी प्रभावी नहीं होती है, उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सभी विषयों में इसका निर्माण किया जाना संभव नहीं है। सारे सब्जेक्ट के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसकी सीमाएं हैं कुछ, है ना, क्योंकि कुछ गणित की सवाल ऐसी होती हैं, कुछ गणित के प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ ये काम नहीं कर पाते। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली क्लास को देख सकें समय से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं शाखीय अनुक्रमित अनुदेशन, यानी कि ब्रांच्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में। शाखीय अनुक्रमित अनुदेशन का प्रयोग बहुविकल्पी प्रश्नों को बनाने में किया जाता है। कैसे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, MCQ जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, को बनाने में किया जाता है। इसमें विद्यार्थी प्रत्येक फ्रेम को पढ़ता है ना, प्रत्येक फ्रेम को पढ़ता है जिसके कुछ विकल्प यानी कि उत्तर दिए गए होते हैं। विद्यार्थी को एक विकल्प चुनना होता है, किसी एक विकल्प में सही उत्तर होता है। यदि विद्यार्थी का चुना गया विकल्प सही होता है तो उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है, रीइंफोर्समेंट प्राप्त होता है, और वह अधिक तत्पर होकर के अधिगम करता है। तो ये है शाखीय अनुक्रमित अनुदेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली बहुविकल्पी प्रश्नों में जो है ये बनाए जाते हैं, इसके फ्रेम बनाए गए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेम 1 है इस तरह से, और फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है ना, ऐसे ही कई सारे फ्रेम होते हैं। और इसके साथ में दो आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कम से कम आपके पास 2 ऑप्शन जरूर होंगे, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन रहते हैं, एक में सही और एक में गलत ऑप्शन होता है। जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो एक में यहाँ रहेगा सही, एक में यहाँ रहेगा गलत। तो अगर बालक चुनता है सही तो उसका जवाब सही हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है और उसको फीडबैक भी मिल जाएगा, पुष्टि मिल जाएगी, फीडबैक मिल जाएगा, पुनर्बलन मिल जाएगा कि वह उसका उत्तर जो है सही है। फिर वो अगले वाले फ्रेम को पढ़ता है ना।
पृथ्वी गोल है, सही या फिर गलत। अगर वो गलत चुन लेता है ना, तो फिर उसको फिर से अपने इस पॉइंट को, अपने इस फ्रेम को पढ़ करके उसका सही जवाब चुन करके फिर आगे बढ़ना होता है। तो इस प्रकार से उसमें सीखते हुए चलता है फ्रेम बाय फ्रेम, ताकि ये अनुक्रमित अनुदेशन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि विद्यार्थी का चुना गया विकल्प सही नहीं होता है तो वह अपनी गलती को सुधारता है और आगे बढ़ता है, जैसा कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आइए जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसमें लिया गया फ्रेम का आकार थोड़ा बड़ा होता है। जो फ्रेम का आकार बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें 4 या विकल्प ऐड कर दिए जाते हैं, 2 विकल्प, 3 विकल्प, 4 विकल्प, है ना। उत्तर जो होते हैं उसमें से एक उत्तर सही होता है जिसको चुनना होता है। प्रतिभावान छात्रों के लिए समय की बचत होती है। जो इसमें जो है इंटेलिजेंट बॉय होते हैं, प्रतिभावान छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं, सही उत्तर को जल्दी जो है चुन लेते हैं और अगले फ्रेम पर बढ़ जाते हैं आगे, तो उनके लिए ये लाभदायक हो जाता है। इस विधि में विद्यार्थी अपनी भूल का सुधार कर सकता है। जो भी उसमें मिस्टेक करता है वो अपनी गलती को सुधार कर सकता है, ये बताया गया है। अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन तार्किक क्षमता का विकास करता है। यह जो विधि है उच्च कक्षाओं में अपनाई जाती है, जहाँ पे मैथ, रीजनिंग या और भी जो है तर्क शक्ति बढ़ाने वाले विषयों को पढ़ाना होता है वहाँ पे। तो ये इस तरह से ये तार्किक चिंतन के विकास में सहायक है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस विधि में विद्यार्थी को उत्तर का निर्माण नहीं करना पड़ता, बल्कि सही उत्तर का चुनाव करना होता है। जो बालक होता है वो क्या करता है, उत्तर का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि उसको विकल्प दिए गए होते हैं, उसी में से उसको चुनना होता है। तो इस तरह से यह विधि कार्य करती है। आइए जानते हैं अब इसकी सीमाओं के बारे में। बालक बिना पढ़े सही उत्तर तुक्के से चुन सकता है। इस विधि की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि जैसे 2 विकल्प दिए हुए हैं किसी प्रश्न में, है ना, तो बालक को जो है तुक्का अनुमान लगा करके भी जो है उस विकल्प को चुन सकता है और उसका उत्तर सही हो सकता है। तो ये थोड़ी कमी है इसमें। शाखीय अनुदेशन का निर्माण करना कठिन होता है। इसमें विकल्प बनाने पड़ते हैं सोच करके, इसलिए इसका निर्माण कठिन होता है। यह केवल बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। यह मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि कम है, बुद्धि स्तर कम है, सीखने में उनको और समझने में उनको परेशानी होती है, तो उन बालकों के लिए यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनको विकल्प जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उनको चिंतन करने में परेशानी होती है। इसमें पन्ने बार बार पलटने से विद्यार्थी जल्द ऊब जाता है। इसमें क्या होता है कि पन्नों को पलटना पड़ता है, जिससे क्या होता है, विद्यार्थी ऊब जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको यहाँ तक जो है पूरी बातें जो है समझ में आ गई हैं। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है और उसके प्रकार, विशेषताएं और इसकी सीमाएं जो हैं, आपको दोनों सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करिए और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।